अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, मुल्की सियासत की अगर बात करें तो मुल्की सियासत ने एक और टर्न लिया है, एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है। विफाक के बाद हमने देखा कि आज पंजाब में भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई पंजाब असम्बली में, और ये तहरीक जमा कराई गई है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़। और अपोजिशन काफ़ी मुतहरिक नज़र आती है, काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। हमने देखा कि कुछ रोज़ पहले विफाक में भी अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई, जो अब असम्बली के ऑन टेबल है, डिस्कशन की जा रही है उस पर। और अब उसके बाद पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है। अब फिर से वही नंबर्स की पूरे करने की गेम स्टार्ट हो चुकी है। सूबाई लेवल पर भी देखें तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, और अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए तो वो भी काफ़ी एक्टिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है इस सारी अदम एतमाद की तहरीक में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान बुज़दार साहब में ऐसी क्या बात थी, ऐसा कौन सा वाइल्ड कार्ड है उनके पास कि खान साहब अपना सब कुछ दाव पर लगा चुके हैं, यहाँ तक कि वफाकी हुकूमत को भी दाव पर लगा चुके हैं, और उन्हें तब्दील करने या हटाने की कोई भी हिकमत अमली अपनाई नहीं जा रही। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि हुकूमत एक एक करके ख़ुद सारे ऑप्शंस जो हैं डिस्कशन उन पे की जा रही है, और फिर वो अपोजिशन के सामने रखे जा रहे हैं, और अपोजिशन वो एक एक करके वो रास्ते बंद किए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर भी हुकूमत कॉन्फिडेंट है और कहती है कि एक वाइल्ड कार्ड है, एक ट्रम्प का कार्ड है खान साहब के पास, जो सही वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाएगा। और बहुत सारे गैसेस भी लगाए जा चुके हैं, क्रिटिक्स भी बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा ऐसा कार्ड है, कौन सा ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो खान साहब सही वक्त पर इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए तो हुकूमत कहीं ना कहीं परेशान भी है, मगर इक्वली कॉन्फिडेंट भी दिखाई देती है। अब बहुत जल्द पता चल जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर हैं और सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब ने। सर, कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एजाजुल हक साहब, आपकी भी कुछ रोज़ पहले खान साहब से मुलाकात हुई और काफ़ी कुछ ज़ेर बहस आया। ज़रा उस मुलाकात के हवाले से थोड़ा सा बताएं, फिर हम मुल्क की सियासी सूरत हाल की तरफ भी बात करेंगे। देखिए, मुलाकातें तो अब एक दो मुलाकातें हुई हैं जी खान साहब के साथ, तो ज़्यादा उसमें यही था कि ये जो सारा मामला जा रहे हैं जिससे कि मुल्क को डिस्टेबलाइज होता हुआ हम देख रहे हैं, तो हर पाकिस्तानी को कंसर्न है जी इस बात का। तो उसी सिलसिले में बात उनसे की थी कि अगर कोई मामलात हैं जो कि खराबी की तरफ जा रहे हैं तो उनको सुलझाया जाए, जी क्योंकि बाजी को देखते हुए ये सारी चीजें जो हैं उस वक्त से लेकर अब तक, यानी कि मैं पिछले जी 1999 से ऊपर की बात कर रहा हूँ कि 2007 में जो हमने देखा, 2008 में जो हमने देखा कि किस तरह से अचानक एनआरओ हुए जी और किस तरह से मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया किस्म का, कि वो लोग जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिनके अकाउंटेबिलिटी के केसेस को हतमी कल्मिनेट हो रहे थे जी और फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, तो फिर बैरूनी मुदाखलत के जरिए उन्होंने एक एनआरओ करवाया, जो कि आपको मालूम है कि अबू धाबी में बैठकर हुआ, जी जी जिससे फिर अगले मतलब ये जो 10 साल गुजरे, वो मुल्क जो है वो सही सिमत नहीं पकड़ सका अपनी। सही। तो अगर अभी भी हमने यही करना है कि मेरे नजदीक तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो एक एनआरओ हुआ था जो मोहतरमा के साथ हुआ था। जी इस वक्त तो जितने लोग इस वक्त ऑपोजिशन में इकट्ठे हैं, उन सब का जो है सबको एनआरओ दरकार है। जी और अगर ये जो एक मजमुआ इन्होंने बनाया हुआ है, जो ये कहते हैं कि गुलदस्ता है, तो मैं ये कहता हूँ कि कांटों का गुलदस्ता बनाया हुआ है इन्होंने, जी कि अब मैं नाम लेके कह दूं या ये बता दूं कि 6 एनआरओ होंगे अगर ये लोग सर, कामयाब नाम हो ले गए लें, इसमें। आप नाम ले लें, बिल्कुल। तो जिन जिन के केसेस हैं आप देख लें, जो नायल हैं इस वक्त, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उसके जी बाद शहबाज शरीफ साहब पे केसेस चल रहे हैं, जिसमें वो बार बार हमारे वजीर आजम कहते हैं मकसूद पड़ा जी जी चपड़ासी का 16 अरब रुपए के मामलात हैं। उसके बाद आप देख लें हमजा शहबाज शरीफ, उनके केसेस चल रहे हैं, मरियम नवाज डिस्क्वालीफाइड हैं। जी ये तो, और जरदारी साहब जिन्होंने एक मिनी एनआरओ किया जी पीडीएम से बाहर जाने का, उनके बहुत से केसेस पेंडिंग है इस वक्त और जिनको डिले करवा दिया गया है। सही। 5 तो मैंने आपको बता दिए, और छठा जो मौलाना फजल रहमान साहब जी का जो था, कुछ इनके डेरा इस्माइल खान के
प्रोब किए जा रहे थे नैब से, जो इन्होंने जमीनें अलॉट करवाई थी हाँ जी। कुछ अपने अजीजों के नाम। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का बुरा भला कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ जो चीजें ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है। तो उन्होंने, मौलाना साहब ने उस वक्त कहा कि मैं धरना दे दूंगा जीएचक्यू के सामने और लोगों को बुला लूंगा। हाँ, ये ठीक है कि आपने अपने मलेशियाज भी बनाई हुई हैं, आप इस काबिल भी हैं कि धरना दे सकते हैं। आप जी। हो सकता है जीएचक्यू को टेक ओवर भी कर लें, जैसे माजी में दहशतगर्दों ने करने की कोशिश की थी। लेकिन आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? आज देखें कि सही। रुपया 182 पे है, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरती जा रही है। सही। आईएमएफ का, FATF का अभी भी हमारे ऊपर जो है ना तलवार लटक रही है। तो इलेक्शंस को देर कितनी रह गई है? मैंने तो वजीर आजम साहब को ये भी तजवीज दी थी कि इलेक्शन 6 महीने पहले करवा लें। जी। अगर अक्टूबर नवंबर में होने हैं तो आप मार्च में करवा लें, ताकि इन लोगों को ठंड पड़ जाए और ये इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर दें। सही। लेकिन मसला कुछ अंदरूनी भी है और कुछ बैरूनी भी है। इस पे जो है वो कोई लंबी बहस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इजाज़ुल हक मेरा साहब, ख्याल। ये बैरूनी बैरूनी मसाइल का, बैरूनी प्रेशर्स का बहुत ज़िक्र चल रहा है। कल हमने देखा शाम में भी कि बैरूनी प्रेशर्स की बात की गई है, धमकी आमेज़ ख़त की बात की गई है। ये क्या वजूहात है? कौन हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये तो जो मुझे अंदरूनी तो मालूम नहीं है कि कौन सा खत जी। था, कहाँ से आया था। अब माजी में जब वजीर आजम साहब ने यूरोपियन यूनियन की बात की और जलसे के अंदर बात की जी। और जो एब्सोल्युटली नॉट की बात की और डू मोर की बात की, उस वक्त भी मैंने उनको कहा था कि देखें, इन इन ऐसी चीजों पे जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप खामोशी से वो खत लेके उसको डस्टबिन में डाल देते, कोई जी। जवाब देना जरूरी तो नहीं होता ना। सही। और पब्लिकली जवाब देना जरूरी नहीं होता। हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात की जरूरत है, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात की जरूरत है, और फिर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की भी जरूरत है हमारे। जैसे कि सही। वजीर आजम जी। चाइना में बातचीत हुई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, और उस वक्त चाइना का कोई वेस्ट से जाने को तैयार नहीं था विंटर ओलंपिक्स में। जी। तो पाकिस्तान भी अगर कह देता कि हमने नहीं जाना उनके प्रेशर में आके, तो मैं समझता हूँ कि वो सही हमारी खारजा पॉलिसी नहीं होनी थी। ठीक है। बहुत अच्छा किया वहां पर थे। अगर ये हमें ब्रेक थ्रू मिल रहा था 22-23 साल के बाद के वजीर आजम को रशिया में दावत दी गई, जी। और हिंदुस्तान देख लें कि हमेशा रशियन कैंप में रहा है। ये तो अभी रिसेंट फिनोमिनन है ना, कोई चंद सालों का, जी। जी। कि वो अमेरिकन कैंप में चला गया, लेकिन रशिया से भी पूरे उनके ताल्लुकात हैं, वहां से वो आर्म्स और एमुनेशन भी ले रहे हैं। जी। जी। और साथ साथ उन आप जब सैंक्शंस लगे, चाहे वो ईरान पे लगे, चाहे वो रशिया पे लगे, तो हिंदुस्तान ईरान से भी तेल खरीद सकता है और रशिया से भी खरीद सकता है, और और पाकिस्तान को चाइना के साथ भी आप देखे ना कहते हैं कितनी कि ना कितने तनाज़ात हैं, ना फिर भी आप चल रहा है उनका। जी। जी। हमें कह देते हैं कि जी आप गैस पाइपलाइन भी नहीं ला सकते ईरान से, आप रशिया से तेल भी नहीं खरीद सकते, तो हम ही रह गए जी। हैं जिसपे कि जनाब हर चीज का हर कोई डंडा उठा के पाकिस्तान के पीछे पड़ा रहे। सही। सही। अच्छा, सर, अगर पंजाब की सूरत हाल को डिस्कस कर लें और पंजाब असम्बली की सूरत हाल को डिस्कस कर लें। अब हम देख रहे हैं जी कि अदम एतमाद पेश कर दिया गया है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि उस्मान बुज़दार साहब में आखिर ऐसी क्या बात थी कि खान साहब ने सब कुछ स्टेक पे लगा दिया? कहा ये भी जा रहा था कि अगर चलें वो ये कुर्बानी भी दे देते हैं वज़ीर साहब की और तब्दील कर देते हैं, तो शायद हुकूमत के पास कुछ और वक्त उनको मिल जाएगा वफाक में। देखिए, इमरान खान साहब की एक कमिटमेंट अपनी जगह, एक उनकी जो जो तरीकाकार है अपनी जगह, लेकिन उनमें एक कमजोरी जी। जरूर रही है कि वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनके अंदर। ठीक है। और उनको बार बार ये कहा गया, बहुत से जराये के जरिए कहा गया कि आप अपनी टीम को सही करें, जी। आप थोड़ा सा डिलीवर करें मामलात को। जी। अब आखिरी दिनों में आकर उन्होंने बहुत से अच्छे काम भी किए, लेकिन उनकी टीम ऐसी थी कि जब उनको कोई मानने को तैयार ही नहीं था। मसलन ये हेल्थ कार्ड का जो जो मसला जी। सामने आया, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन, मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि A to Z, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स जो है वो हेल्थ कार्ड इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। जी। तो ऐसी चीजों की भी तशरीह नहीं हुई कि उन्होंने ऐसे लोग रखे हुए थे जो के सिवाय उनको एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करने के, हुकूमत का किरदार ही नहीं उन्होंने अदा किया। सही। और इसलिए लोगों का जो एतमाद था उन तर्जमानों से उठ गया,
कि एक जमाना तो ऐसा था कि 35-35 तर्जमान पंजाब में थे और पता नहीं एक दर्जन से ज्यादा लेकिन तर्जमान जो थे वो लेकिन मर सर मसला तो ये है ना कि खान साहब ने जितने भी लोग चुने, ये सारे उन्होंने खुद चूज एंड पिक किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग सारे खुद साथ जुड़ते गए या फिर ये खान साहब की अपनी चॉइस थी। तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई ना फिर इसके बाद अगर देखा जाए। है। बिल्कुल, ये है, ये कहता हूँ, ये उनसे भी मैंने कहा था कि आप देखें कि इतने अच्छे काम जो आपने किए उसकी भी तशहीर आप नहीं कर सके, जी। तो फिर फायदा नहीं है ना। एक तर्जमान होना चाहिए हुकूमत का, एक जी। होना चाहिए पंजाब हुकूमत का। ये पूरे एक दर्जन तर्जमान जो रखे हुए आपने, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हाँ ऐसी सही। बातें हैं जो कि ना करने वाली होती है। वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा जी, अब पंजाब की अगर अदम एतमाद की बात कर लें तो आपको लगता है कि ये जो अपोजिशन ने अब ज़ाहिर है फाइल किया है अदम एतमाद, बहुत खिचड़ी नहीं पकती दिखाई देती है। एक तरफ विफाकी अदम एतमाद है, वो भी अभी ज़ेर बहस है, आज उसका सेशन में भी है, चल भी रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं सारी। ये आप नहीं समझते कि एक एक महाज अभी ख़त्म नहीं हुआ, दूसरी महाजा ही शुरू कर दी गई है अपोजिशन की जानिब से? देखिए, जिस तरह से ये चल रहे हैं और जिस तरह से अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, जी। मेरा ख्याल है कि अ, मुझे मतलब लग रहा है, मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही है माजी को करीब देखते हुए, 93 में काकड़ फार्मूला देखते हुए जी। और बाकी हालात जो डेवलप होते रहे, 2.5 साल बाद हुकूमतें खत्म होती रही और फिर आपने देखा कि सदर और जी। मतलब एक ट्रोइका था जो मुल्क को चला रहा था। तो मौजूदा सूरत हाल मुझे लगता है कि अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा शोर कौन कर रहा था और सबसे ज्यादा अहम किरदार कौन अदा कर रहा था जी। स्टेबलाइज करने के लिए, वो आसिफ अली जरदारी साहब और जी। बिलावल भुट्टो जरदारी। तो उनको तो पहला चाहिए था कि अगर आप इतने ही शौकीन है कि ये मामला करने के लिए, तो सबसे पहले सिंध की गवर्नमेंट को तोड़ दें जी। कि जनाब हम सिंध की गवर्नमेंट तोड़े, अब बाकी भी आप तोड़े और आए इलेक्शंस में हम जाते हैं। यानी अपने अपने मामला को इंटैक्ट रखना ताकि हमें 1.5 साल और मिल जाए, ताकि हम जो मतलब खा पी रहे हैं हम खाते पीते रहे जी। और बाकी मुल्क को जो है वो डिस्टेबलाइज कर दें आप। तो इसलिए अब मौजूदा सूरत हाल में मुझे लग रहा है कि किसी के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा, सही। अगर अभी भी बेटर सेंस प्रिवेल। अब थोड़ा सा आज एक स्टेप अच्छा लिया है कि अपने ही जो साथी थे जब छोड़ के जा रहे थे, जी। तो उनमें से उन्होंने चौधरियों को अब पेशकश कर दी है कि आप आ जाएं पंजाब में हुकूमत संभालें। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि मरकज के और पंजाब दोनों के मामला सीधे हो जाएं। अच्छा, यानी ये आप समझते हैं कि ये जो डील है, जो उन्होंने यकीन दहानी कराई हुई थी चौधरी बिरादरान ने अपोजिशन को, वो कैंसिल हो सकती है? हाँ, अगर ऑपोजिट देखिए, बात यह है कि दो लोगों की सियासत में इसमें खत्म होते देख रहा हूँ। अगर इसी तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया जिस तरह से जी। ऑपोजिशन लेकर आ रही है, एक तो चौधरी बरादरान की सियासत खत्म हो जाएगी इसलिए कि पीएमएलएन के साथ वो बिल्कुल नहीं चल सकते। और अगर उनका ख्याल है कि जो सुनने में आ रहा है कि जी 15 सीटें मांगी है, वजारत आला मांगी है, पहली बात तो पीएमएल ने मानना ही नहीं। अगर उन्होंने मान लिया तो आगे चलकर जो इलेक्शंस आने हैं उसमें उन्होंने एडजस्टमेंट इनके साथ नहीं करनी। जी। ये मतलब ये मैं क्योंकि सारे मसले को देखता आ रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनके लिए बड़ी मुश्किलात आएंगी और उनको इस बात का इल्म है। दूसरा, एमक्यूएम की सियासत जी। खत्म हो जानी है। जी। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आग और पानी है, ये किस तरह से चल सकते हैं इकट्ठे, आप मुझे बताएं। क्या जी। इनका नजरिया एक है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव एक है? एमक्यूएम तो कम से कम एक जमात है जिसमें कि मुझे लगता है कि किसी पे कोई तलवार नहीं लटक रही नैब की। जी। बाकी तो सारे के सारे मतलब कठपुतली हैं, जिधर उनको चाहेंगे आप ले जाकर बैठा दें, जिस तरह चाल चलना चाहेंगे आप चल सकते हैं उनसे। सर सुना तो ये भी जा रहा है कि एमक्यूएम की तरफ से भी डिमांड रखी गई थी कि गवर्नरशिप भी चाहते हैं वो सूबे की। अब अगर नून लीग के गवर्नरशिप दे देती है तो नून लीग का अपना पर्सपेक्टिव है कि जी हमारे हाथ में क्या रहेगा अगर गवर्नरशिप भी एमक्यूएम को दे देते हैं। देखिए, पहली बात तो ये एक दूसरे की गारंटियां मांग रहे हैं, जी। यानी कि एक दूसरे से गारंटियां मांग रहे हैं। एमक्यूएम आगे चौधरी बरादरान से गारंटी मांगती है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ जी। रह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या सीनियर वजीर या पता नहीं इंडस्ट्रीज के वजीर। जी। जी। उनका पीपल्स पार्टी के साथ एक करूरा मिलना शुरू हो गया। जी। तो वो आगे मांग रहे हैं गारंटी, जनाब चौधरी साहब में पीपल्स पार्टी की गारंटी दे। फिर दूसरे जो है पीएमएलएन, वो गारंटी मांग रही है जनाब फजल रहमान से और जरदारी से जी। कि हमें गारंटी दें कि हमारे साथ हाथ नहीं हो जाएगा। तो
दोनों सब एक दूसरे के कंधे पे बंदूक जो है वो रख कर चला रहे हैं। अब आप देख लें, बिलावल साहब का अलग 3,000 लोगों को जी जी लेकर आए, अपना 4,000 लोगों को दिहाड़ी पे, पूरे पंजाब में वही लोग चल रहे थे। जी मतलब शुरू हुआ जहां से पंजाब की बॉर्डर शुरू हुआ, वही 3,000 लोग आके इकट्ठे हो जाते थे, वही रात को सो जाते थे, वही सुबह उठ जाते थे, वही गाड़ियां जो 80% सिंध की आई थी वही गाड़ियां साथ ही, एक आधी जी जगह शायद 2,000 3,000 लोग मिल गया। और आजकल माशाल्लाह गेमें कैसी है कि लगता है क्या नून लीग ने उसका साथ दिया। जी अब ये देख लें जो जुलूस नून लीग का निकल रहा है अपना पंजाब में, जो गुजरांवाले पहुंचा, आप जाके गिन लें कितने लोग हैं उनके साथ, जी आपको पता लगेगा कि कौन सा बहुत बड़ा मार्का मार दिया। और वो लोग जो इनके साथ थे, अब उनका भी इतमाद उठता जा रहा है आहिस्ता सही आहिस्ता। सही और मुझे दुख होगा ये देखते हुए कि लोगों का ये सारा तमाशा देखते हुए सियासतदानों से ना कहीं एतमाद उठ जाए। सही सही। अच्छा इजाज़ुल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि अब हमने देखा कि वफाक में भी कुछ मुनरिफ अरकान थे, नाराज़ दिखाई दिए, फिर उसके बाद कुछ ने दोबारा से ये स्टेटमेंट्स दे दी कि हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रेशर में हो या फिर मना लिया गया हो हुकूमत की जानिब से। वो एक अलग डिबेट है। अब क्या पंजाब में भी आप देखते हैं कि मुनरिफ जो अरकान हैं उनकी तादाद मौजूद है? अगर है तो क्या तादाद हो सकती है? फिर उसके बाद क्या चांसेस बनते देख रहे हैं पंजाब की अदम एतमाद की जो तहरीक है? देखिए, पंजाब में जो नून लीग के ज्यादा थे जो बुज़दार साहब के साथ मिले हुए थे, जी, वो उनमें से जितने एमपीए थे वो नून लीग के थे। ठीक है। और 10-12 तो सामने आ चुके हैं। लेकिन कुछ थे जो छुप कर फंड्स लेने के लिए आ जाते थे, कुछ जी। अपने इलाके में छोटे छोटे काम करवाने के लिए आ जाते थे। तो मैंने शुरू में भी कहा था बुज़दार साहब को, वो याद है कि मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा इन लोगों की जरा तस्वीरें तो खिंचवा के अखबार में लगाएं अगर ये आपके साथ हैं। तो जी, तस्वीर का टाइम आता था तो भाग जाते थे वो लोग वहां से। सही। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये बात इनकी डील हो गई जी, चौधरी बरार के साथ, जो टीवी पे जी। नजर आ रहा है या खबरों में नजर आ रहा है, तो मैं फिर बहुत से ज्यादा पीपल्स पार्टी नॉन लीग के लोग जो है वो छोड़ कर आ जाएंगे इस तरफ। सही। अच्छा कहा ये भी जा रहा है कि खान साहब ने जो आते ही वादा किया था कि जी 90 रोज़ में जो है वो सराइकी सूबा बनाया जाएगा। फिर आपको याद ही होगा बहुत सारी डिबेट और डिस्कशंस हुई थी इस मामले पर। अब कहा ये भी जाता है कि जो जनूबी पंजाब है, ये लोग भी शायद हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की जो अदम एतमाद की तहरीक है, उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं ये। देखिए, कुछ थोड़ा बहुत तो पेशरफ्त हुई है उस तरफ के, एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने जो सेक्टरीज है वहां पे मूव जी, कर दी है। जी, तो बहुत से लोगों को जिनको लाहौर की तरफ देखना पड़ता था, वो भावलपुर और मुल्तान की तरफ देख रहे हैं। जी, जी, तो उसमें कुछ बेहतरी हुई है। लेकिन ये जो सूबे की बात है, वो खाली पंजाब को सूबे बनाना, मैं खुद साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि साउथ पंजाब एक सूबा बने। जी, जी, लेकिन पाकिस्तान के एथनिक बेसिस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे मजीद सूबे बनने चाहिए। जो एक जमाने में बात हो रही थी 9 सूबों की, जी, वो 9 सूबे होने चाहिए। सिंध, बलूचिस्तान, हजारा सूबा होना चाहिए। इसी तरह से साउथ पंजाब होना चाहिए। और हो सकता है कि पंजाब के 3 सूबे भी हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। या जी। फिर आप डिविजनल लेवल पे आप ये कर लें कि डिविजनल लेवल पे फिर आप ग्रास रूट लेवल से मामलात वहां पे शुरू कर दें, तो वहां से फिर मामलात बेहतरी से चल सकते हैं। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने सूबे 9 सूबे अगर अगर ये नंबर्स ज़ाहिर है डिस्कशन में भी रहा, डिबेट में भी रहा, अगर ये 9 सूबे बना दिए जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन मज़ीद मुश्किल हो जाएगी? अभी 4 सूबे हैं, फिर गिलगित बल्तिस्तान एक तरफ है, फिर कश्मीर एक तरफ है। ये सारी चीज़ इश्यूज़ मिला के तो अभी देखें ना कितना मुश्किल है एडमिनिस्ट्रेटिव अगर पहलू से बात की जाए, हुकूमत के लिए भी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मामला होगा। जी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, मैं फिर ये कह रहा हूँ एथनिक बेसिस पे नहीं। ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हर मामले को एथनिक बेसिस पे ले जाने की कोशिश करती हैं। जी, जी। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, चाहे डिविजनल लेवल पे मामलात को ले जाए, ताकि लोगों के काम वहां पर हो जाए। एक डिवीजन के, जिस तरह हमारा बहुत बड़ा डिवीजन आता है रहीमियर खान से जी, लेकर भावलपुर और भावलनगर तक, वो सारा मामलात अगर वहां तय होने शुरू हो जाए। इसी तरह मुल्तान डिवीजन है, इसी तरह दीगर डिवीजन है, तो फिर भी मतलब मामला ठीक हो सकते हैं।
लेकिन इस वक्त जो है वो ठीक है, पंजाब एक बहुत 62% आबादी है जी पंजाब की, और अगर 62% आबादी है और 62% को सिर्फ लाहौर आकर ये अपने काम करवाने हैं, तो सादकाबाद से लेकर अटक तक एक बहुत बड़ा इलाका है जी जिनके लोगों को जो है वो फिर धक्के खाने पड़ते हैं जगह जगह। सही। अच्छा, इजाज़त साहब, खान साहब मुसलसल कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन की जो रिट है उसको भी चैलेंज किया गया। खान साहब मुसलसल कहते रहे जी कि हम जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, और जाते भी रहे हैं। कल भी जलसे में उन्होंने शिरकत की है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट की तरफ से तो ऑर्डर्स आ गए हैं, उनको रोक दिया गया है कि कोई नाअहली या इस तरह की कोई दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। मगर क्या ये बार-बार ईसीपी की रिट को चैलेंज करना, इसकी तरफ से कोई जवाबदेही तो बनती थी ना? एक ये एक बड़ा बिल्कुल इदारा सही है। बात आप पे देखें, थोड़ा सा कानून को की बालादस्ती को कायम रहने देना चाहिए। जी, पहले ही लोगों को इंसाफ बड़ी मुश्किल से मिल रहा है इस मुल्क के अंदर, तो अगर आप कोई चीज डिफाइंड है तो आप उसको वायलेट कर रहे हैं, तो और उस हैसियत में कर रहे हैं, एक मिनिस्टर की हैसियत से जी, जी। या प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, तो वो फिर एक अच्छा तासुर नहीं जाता। फिर दूसरे भी कहते हैं हम अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही, सही। अच्छा, अगर बात करें खान साहब की, तो बार-बार वो कहते रहे कि जी कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे। कल के जलसे में हमने देखा कि एक धमकी आमेज़ ख़त की तरफ उन्होंने वो ख़त भी दिखाया हवा में लहरा के, और फिर इसे जो क्रिटिक्स थे वो तशबीह देने लगे। माज़ी में भुट्टो साहब की तरफ भी तशबीह दी गई और बहुत सी बातें की गईं। अब आपको लगता है कि ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है? अगर अंदरूनी पहलू में देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि जी ऑपोज़िशन कह रही है कि ये अगर इस तरह का कोई लेटर था, तो नेशनल सिक्योरिटी के सामने क्यों नहीं रखा गया ये मुद्दा? वहाँ उस कमेटी के सामने रखते, ये डिस्कशन वहाँ होनी चाहिए थी, ना कि अवाम को बता दिया जाता। बड़ा हसास मामला था ये। देखिए, जो बातें जलसों में की जाती हैं उसमें कुछ गिमिक्स भी होती हैं, जी, अ, जो जलसों के अंदर बातें की जाती हैं, लेकिन ऐसी बातों को मैं समझता हूँ कि ऐसे मौकों पर उसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए। मैंने ठीक है। पहले भी आपको बताया कि ने जो भी लिखा था, उनको चाहिए था कि अगर वो खत को डस्टबिन में फेंक देते या जी, साइड पे रख देते, उसका जवाब ना देते, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। सही है, ठीक तो है। जैसे कि उनको जाके धमकी देना या उनको ये कहना, ये बात ठीक है खान साहब की जो उन्होंने की है कि जब हिंदुस्तान को नहीं कह रहे जी, तो जी, हमें क्यों कह रहे? सही। यानी जब हिंदुस्तान पे सैंक्शन नहीं लगा रहे तो पाकिस्तान पे सैंक्शन क्यों लगा रहे? जी, जी, ये ठीक है, वो बड़ी इकोनॉमी है, उनकी ज्यादा लोगों को जरूरत है, लेकिन एक खुद मुख्तार मुल्क, एक आजाद मुल्क जो है, उसको फिर अपने जो लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी चाहिए, देखना चाहिए यार कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। जी, ये सही कहा खान साहब ने कि हमने देखिए 80,000 जानों की कुर्बानी भी दी और हम ही दहशतगर्द करार दिए गए। जी, जी, सही। पे ड्रोन हमने किए गए और हमने ही उनकी मदद की। हमारी ही बेसेस उनके पास थी, और वो यहीं से उड़कर जाकर हमले कर रहे थे जी, जी, और हमें ही मार रहे थे। तो ये चीजें तो फिर डिफाइन होनी चाहिए ना, इस पे तो फिर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सही, सही। यानी यही बात मैं बार-बार कहता हूँ कि ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलकर कौमी पॉलिसीज पर एक पेज पे होना चाहिए। राइट। कश्मीर का मसला, न्यूक्लियर का मसला, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला, कोई कॉम्प्रोमाइज उस पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, राइट सर, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, इजाज़त साहब, एक और अहम सवाल, आपको नहीं लगता कि अब अदम एतमाद की जो वोटिंग है उसे हुकूमत की तरफ से अगर ताख़ीर भी की गई है, डिले भी किया गया है, तो आपको नहीं लगता कि ये ताख़ीर हुकूमत के खिलाफ जो है वो साबित हो सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है जितना टाइम देंगे उतनी बहस व मुबाहिसा होगा, डिस्कशंस होंगी, मुज़ाकरात हो सकते हैं आपस में। आपको लगता है कि ये हुकूमत के एंटी जा सकता है, ये जो टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं? तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने की हिकमत अमली बेहतर है, जितना उन्होंने अच्छा, डिले किया है, ठीक है। उतने ही देखिए नए ऑप्शन सामने आ रहे हैं। जी, और मुझे लगता है 3-4 तारीख तक और भी मामलात जो है वो सुलझ जाएँगे, कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए उलझ जाएँगे। सही। सर, लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि जितने मुनरिफ अरकान थे, चले वो उन्होंने कह दिया ये हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हो तो सकता है कि दिखाया कुछ जा रहा हो और फिर बाद में कर कुछ दिया जाए। ये भी तो हो सकता है, कोई चाल भी तो हो सकती है इसके पीछे। देखिए, वो सारे डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में, मुझे मालूम नहीं उनका आज क्या फैसला आया है कि नहीं जी। आया। नहीं, अभी नहीं आया, अभी वो चल रही है अगर तो प्रोसीडिंग्स। हाँ जी। अगर उन्हें पता लग गया कि ताहियात नाअहल हो जाएँगे, एक भी इनमें से नहीं जाएगा और ठीक ये है। होना चाहिए। या तो आप इस्तीफा दें, जाके इलेक्शन लड़कर आएँ। जी। अगर आप किसी पार्टी पे लड़े हैं और फिर जाके उसी के खिलाफ वोट दें, मेरा ख्याल है ये मॉरली, एथिकली भी ठीक नहीं है और पॉलिटिक्स को बदनाम करने के लिए कोशिश की जा रही है। अच्छा। और इनके कोई जी। ज़मीर
नहीं जागे, जी मैं जी ये आपको बता दूं। जी जी जो कह रहे हैं ना हमारे ज़मीर जागे, जी ये टोटली अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाना बनाना चाह रहे हैं। या उन्होंने पैसे लिए हैं, या उन्होंने अगले इलेक्शन की गारंटी ली है। लेकिन एक बात मैं इनको सबको बता दूं, ये जो फैसलाबाद वाले और दूसरे तीसरे हैं, जिनसे इन्होंने इलेक्शन की गारंटी ली है, अगर जी। उन्होंने इनको टिकट दिया तो ये अपना प्रोग्राम उनको सुना देना कि एजाजुल हक साहब ने कौन सी तारीख को क्या कहा था। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन इसमें जाज़ुक साहब एक एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी है, वो ये है कि ऑपोज़िशन शोर मचा रही है। वो कह रही है कि अगर ये लोग करप्ट हैं, अगर ये लोग बिकाऊ हैं और भगोड़े हैं, तो फिर इन लोगों को वापस बुलाया क्यों जा रहा है हुकूमत के साथ? हुकूमत तो बड़ी सादिक और अमीन क्लेम करती है, बड़े ईमानदार लोग क्लेम करते हैं अपने आप को, तो फिर इनकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? नहीं, किन को बुलाया गया, मैं मुझे ये समझ ये नहीं आ जो रहा। ये जो रूठे हुए अरकान हैं। नहीं, ये रूठे हुए अरकान तो पार्टी से लड़े हुए हैं ना, जी, पीटीआई के टिकट पे लड़े हुए हैं ना वो। जी, जी। तो वो रूठे हुए तो नहीं है ना, मैंने कहा उनको माल लगा हुआ है, सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं। कोई किसी का जमीर ये नहीं जागता इस तरह, जी, जिसका जमीर जागना होगा वो जागेगा और खड़ा हो जाएगा अपनी जमात के साथ, लेकिन सर। चाहे जी, अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए। सर रमेश कुमार तो कहते हैं मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मैं तो काफ़ी अरसे से नाराज़ था। यही आमिर रमेश लियाकत भी कहते रहे हैं। रमेश कुमार की सीट मेरे साथ थी और मैंने उनको जो मैसेज किया, मैं लिखा कि दिस इज नॉट योर वे ऑफ पॉलिटिक्स। सही, सही, बिल्कुल ठीक है। बड़े अच्छे काम करते हैं वो और मेरे अच्छे दोस्त हैं। जी, जी। अगर आप उनसे पूछें कि एजाजुल हक ने क्या मैसेज किया था तो आपको पता लग जाएगा। चलें, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, जाते-जाते बस ये आपसे सवाल करूँगा कि अब सिचुएशन क्या बनती दिखाई दे रही है? बहुत करीब पहुँच चुके हैं अदम-एतमाद की सूरत-ए-हाल विफाक में, और लगभग 2 से 3 दिन का अरसा है, डिस्कशन रहेगा, ऑन द टेबल डिस्कशन रहेगा, और फिर उसके बाद बिल आखिर वोटिंग भी सामने आ जाएगी। क्या लगता है, तहरीक कामयाब हो पाएगी? नंबर्स की अगर एक बात तो करें। मैं एक एक तो मैं इनको एक जी। तजवीज़ दे देता हूँ आपके ज़रिए। जी, ज़रूर, ज़रूर। तजवीज़ मेरी ये है कि अभी भी ये प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दें इलेक्शंस 6 महीने पहले ले आएँ। ठीक है, ठीक है। अर्ली नेक्स्ट ईयर इलेक्शन करवा दें जी, और जो थोड़ी बहुत मामलात हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि असेंबली भी बच सकती है और सियासत भी और जमहूरियत भी। राइट, राइट। अगर जी, अगर अगर प्राइम मिनिस्टर जाएगा और ये जो आएँगे, जो इस वक़्त लड़ रहे हैं प्रेज़िडेंट कौन बनेगा, जी, वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, कोई बात इनकी अभी तक क्लियर नहीं है। लास्ट मोमेंट पे भी मैंने जो बातें सुनी है और जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के लिए उल्टे होना पड़े तो उल्टे हो जाओ, चौक पे जाके खड़े होकर होना पड़े तो हो जाओ, जब एतमाद का वोट आएगा फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है। तो राइट। जिनकी नीयत से ये है कि इलेक्शंस में जाना चाहती है, नून लीग नहीं चाहती कि वो 1.5 साल खींचे जी, और शहबाज शरीफ साहब कौन सा कोई रॉकेट साइंस लेकर आएंगे कि सारे मामलात को ठीक कर लेंगे। इंटरनेशनल हालात हैं, जी, ऑयल की कीमतें $135 पे जा चुकी हैं, रुपया 182 पे है। आप क्या करेंगे, मुझे समझा दें जी। कि आप इकोनॉमी को कैसे ठीक करेंगे। तो बीच का रास्ता निकल आएगा तो सारे बच जाएंगे, अगर बीच का रास्ता ना निकला तो सारे घर जाएंगे। राइट। बहुत शुक्रिया, एजाजुल हक साहब मौजूद थे हमारे साथ, सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप, और कह रहे थे कि जी हुकूमत के पास अभी भी एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर, और ये तजवीज़ भी दी है उन्होंने खान साहब को, और कहा कि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से ये तजवीज़ देते हैं कि अगर 6 महीने पहले इलेक्शंस करा लिए जाएँ तो ना हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, और फिर ये जितनी बहस चल रही है और जितनी ये सिचुएशन पैदा हुई है, शायद इसको भी ठंडा किया जा सके। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सड़कों पर है, महंगाई मार्च, लॉन्ग मार्च उनकी चल रही है, टुवर्ड्स इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं, और वहीं से हमें ज्वाइन किया है राना अरशद साहब ने, सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है, शुक्र है जी। बिल्कुल हम मोटरवे पे हैं और जो कि लॉन्ग मार्च जी, जी। आज जलसा है हमारा पीडीएम का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचने वाले हैं, इस्लामाबाद के करीब है। सर, क्या माहौल चल रहा है? थोड़ा महंगाई मार्च से भी अपडेट करें, क्या सिचुएशन चल रही है, आवाम का किस तरह का रिस्पॉन्स? जी, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि जो 22 करोड़ आवाम से इजहारे यकजहती के लिए कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब ने, जी, मियाँ शबाशी साहब ने, पीडीएम ने जो महंगाई मार्च का फैसला किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने तमाम मराहल से गुजरता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह शाम 6 बजे हमारा इस्लामाबाद जलसा है, जी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे पे हैं और मोटरवे पे अल्हम्दुलिल्लाह रौनक लगी हुई है। हजारों गाड़ियां जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोटरवे भी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है जो मियाँ नवाज साहब ने बनाई थी, जी, जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मोटरवे से गुजरते हुए जा रहे हैं। हकीकत में ये महंगाई मार्च आज मुस्लिम लीग नून का अकेले का नहीं है, पीडीएम का नहीं है, ये
ये हर फर्द, ये हर घर, बच्चे का, बुजुर्ग का, नौजवान का, हर एक का मसला बन चुका है कि इस महंगाई ने सबको मजबूर कर दिया है, लाचार कर दिया है, परेशान कर दिया है। और आप देख लें कि जो शबाशी साहब, मियां नवाज साहब के दौर में 2 रुपए की रोटी थी, आज 15 रुपए की रोटी हो चुकी है। जी। जो नान 5 रुपए का था वो 25 रुपए का नान हो चुका है। और आप अंदाजा करें कि कुकिंग ऑयल मियां नवाज साहब के दौर में 135 से 150 रुपए का किलो था, आज 450 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। फिर जी। आप अंदाजा लगा लें कि बिजली का यूनिट 8 से 9 रुपए था, आज वो 24 से लेकर 32 रुपए तक बिजली का यूनिट पहुंच चुका है। जी। आटा, हर फर्द ने रोटी खानी है, जो 30-32 रुपए किलो था, आज 90 रुपए किलो आटा हो चुका है। और इस हुकूमत ने 4.25 साल अगर कुछ किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की तज़हीक की है, गरीब मारी की है, अवाम को परेशान किया है और कार्टर को सपोर्ट किया है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम ये हमारा लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला है, मरियम बीबी और हमजा शबाशी साहब भी जीटी रोड से आ रहे हैं। ठीक है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमने आगे पहुंचना था, हम मोटरवे पे जा रहे हैं। अच्छा राना साहब, अगर अदम एतमाद की तहरीक को डिस्कस कर लें, फिर पंजाब में भी आप लोगों ने तहरीक जमा करा दी है सीएम साहब के अगेंस्ट। अब अगर एक एक करके बात करें तो आपको नहीं लगता कि आप लोग रास्ते तो बंद कर रहे हैं हुकूमत के एक तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रंट्स खोल दिए जाएं, ऐसा ना हो कि ऑपोजिशन खुद ही फंस जाए इस सारी सिचुएशन में? कोई इशू नहीं, ऑपोजिशन का काम होता है चीजों को पॉइंट आउट करना जी, और टेकअप करना, डायरेक्शन जारी करना, इम्प्लीमेंटेशन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह आईनी लिहाज से अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई हुकूमत में आने का शौक नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था तो 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, 50 लाख घर देने का वादा किया था तो तकरीबन 25 लाख से ज्यादा लोगों को इंक्रोचमेंट के नाम पर कराची से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर कोटा, पेशावर हर इंक्रोचमेंट कर दी गई है। और इशू अब ये है कि इमरान खान के 3 दर्जन से ज्यादा एमएलए छोड़ चुके हैं। भाई राजा ने आज तो 1 साल से कह रहा था कि जनाब मैं मिला हूँ, करप्शन बढ़ गई, और पीएम साहब ने कहा सीएम से मिले, सीएम के पास गया तो वो मजाक करता है। वो नूर आलम खान की कहानी देख लें, ख्वाजा शराज की कहानी देख लें, ये सब वो लोग हैं जो 1.5 साल से उनको इमरान ने अभी मिल नहीं रहा था, उनके इंटरनल इश्यूज हैं, वो आवाम से वोट लेकर आए हुए हैं। ये को हमारी मोहब्बत में नहीं कुछ छोड़े, वो अपने अवाम से वादों पर अमल ना करने के जुर्म में वो उनको छोड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह मरकज में भी आज इजलास हो रहा है, इंशाल्लाह तारीख पुटअप होगी और उसको टेकअप किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब के अंदर भी आज अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दी है, सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा करवा दी है, और इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चाह रहे हैं कि विदिन 14 डेज वो पूरा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाए कानून के मुताबिक। अच्छा सर, एक और सवाल करना चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एक करके हुकूमत ऑप्शंस रख रही है सामने, आप लोग उसको फॉलो किए जा रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को इस तरफ लगा के बैकडोर पे कोई और डिप्लोमेसी प्लान की जा रही है हुकूमत की तरफ से, कोई और सरप्राइज प्लान किया जा रहा हो? बार बार कह रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट भी है हुकूमत। जी, ये कोई इशू नहीं जो मैंने खुद अर्ज किया। हाँ, इमरान खान ने अवाम को 1 हफ्ते में धोखा तो दिया, जैसे उसने पहले इतने धोखे दिए थे, यू टर्न लिया। उसने कहा था कि मैं 27 तारीख को सरप्राइज दूंगा, तो सारी कौम ने देख लिया कि 2.25 घंटे, 1 घंटा 50 मिनट का खिताब, और वो जो सफ़े लिखे हुए थे वो जैसे पढ़ रहा था, जैसे उसके चेहरे पर मकाफाती अमल है। जब दूसरों का मजाक किया जाता है तो फिर खुद इंसान मजाक बन जाता है। कहाँ मियां नवाज साहब को ताने देता था कि वो पर्ची देखकर बात करते हैं, तो आज वो पर्चे नहीं, वो तो पर्चे लिए बैठा था और उससे पढ़ा नहीं जा रहा था। और उसकी तकरीर के दौरान उसके प्यारे चहेते गुजरा फवाद चौधरी और मुराद सईद जैसे उसकी तकरीर को छोड़कर चले गए थे। हमें कोई इशू नहीं, हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो हर सूरत मरकज में कामयाब होगी। उसके बाद हमने पंजाब में कर दिया, पंजाब के बाद हम स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ ये तहरीक मूव करेंगे, और उसके साथ साथ सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ भी लाएंगे, और एंड पर हम खैबर पख्तूनख्वा के की आवाम की ख्वाहिश पर वहां पर भी अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। हम तो 1 by 1 कर रहे हैं, क्योंकि
ये मुकम्मल तौर पर फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज ही नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, कोई डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी भी किसी चीज का नाम होता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक रेडी पर फ्रूट वाला अगर 70 रुपए केला दे रहा है तो 60 वाला 170 दे रहा है। किसी को पूछना चाहिए ना, कोई सिस्टम होता है, कोई मैकेनिज्म होता है, हर चीज का प्रॉफिट होता है। यहाँ तो मैं समझता हूँ ये कार्टेल की हुकूमत है, ना को पूछता है। जिम्मेदार परेशान, कहाँ DAP 2500 से 10,500 पर ले गए, कहाँ यूरिया जो 1300 की थी उसको 3000 तक ले गए। फिर नायाब चीजें कर दी, मेडिसिन माफिया ये है, आटा माफिया ये है, पेट्रोल माफिया ये है, मेडिसिन माफिया ये है। तो ये अवाम के साथ 22 करोड़ अवाम के साथ अज़ारी करने के लिए जो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब ने PDM ने फैसला किया, हम इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, हम अवाम से ज़ाहिर जाती कर लिए, अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं, हुकूमत में इत्मीनान इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, नहीं, इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। और हमने अजान दी है और इंशाल्लाह हर शख्स जो है वो अलर्ट हो गया कि इस टोले के 4.25 साल की जो चीजें थी, करतूत थे, काले, वो एक्सपोज हो गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। और जिस तरह उनका कहना था कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन अपोजिशन बड़ी मुस्तहकम है, एक एक करके इन सारे महाज को खोला जा रहा है, इन सारे फ्रंट्स को खोला जा रहा है। अभी ये किया है क्योंकि ज़ाहिर है पहले हमने देखा कि वफाक में PM साहब के अगेंस्ट जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी वो अब नेशनल असम्बली के सेशन में है। और उसके बाद हमने देखा कि आज CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के अगेंस्ट भी अदम एतमाद की जो तहरीक है वो जमा करा दी गई है। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जी स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ भी जाया जाएगा और एक एक करके KP की तरफ भी बढ़ा जाएगा। अब देखना ये है कि कितना कामयाब हो पाती है अपोजिशन और कितना मुस्तहकम अंदाज से सामने आती है और हुकूमत किस लाहे अमल पे रहती है और किस तरह अपने आप को डिफेंड करती है, ये भी आने वाला वक्त हमें बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।